हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। और आज की इस वीडियो में हम ऑफेंसिव नियोरियलिज्म और डिफेंसिव नियोरियलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव नियोरियलिज्म को समझने से पहले आपको नियोरियलिज्म को समझना होगा, जिसे हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को एनार्की के टर्म में डिफाइन करती है, जहाँ पर पावर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड दिस थ्योरी फर्स्ट आउटलाइन बाय केनेथ वॉल्स इन हिज बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विच पब्लिश्ड ऑन 1979। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म में इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को 3 एलिमेंट के टर्म में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, सेकंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। और इस तरह हम देखते हैं कि इस इंटरनेशनल एनार्कियल सिस्टम में कोई सुप्रीम सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी और पावर को मैक्सिमाइज करते हैं। न्यू रियलिज्म को समझाते हुए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, या आप आई बटन पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस तरह न्यू रियलिज्म में आगे चलकर हमें थियोरेटिकली 2 सब डिवीज़न देखने को मिलते हैं, जिसे हम डिफेंसिव न्यू रियलिज्म और ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिफेंसिव रियलिज्म। हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये थ्योरी डिफेंस, सिक्योरिटी पर फोकस करने की बात करती है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये थ्योरी स्टेट को एज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर डिफाइन करती है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एनार्कियल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर स्टेट को इनकरेज करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव, मॉडरेट और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाए। और इसीलिए स्टेट लगातार अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जिसके लिए वे अपनी रिलेटिव कैपेबिलिटीज़ और पावर को इंक्रीज़ करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है स्टेट का एंड गोल है अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना और इस एनार्कियल सिस्टम में स्टेटस को की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करना। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए केनेथ वॉल्स भी कहते हैं कि इस एनार्की में स्टेट का एंड होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को अटेन करना। और जब स्टेट अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी को इंश्योर कर लेते हैं, तब स्टेट अदर गोल्स लाइक प्रॉफिट, पावर, पोजीशन जैसे और गोल को अटेन करने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल होता है स्टेट का अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू डिफेंसिव रियलिस्ट, सिक्योरिटी इज द हाईएस्ट एंड ऑफ एनी स्टेट इन दिस इंटरनेशनल एनार्की। तो इस तरह हमने डिफेंसिव न्यू रियलिज्म का पूरा आइडिया समझा, पूरी थ्योरी समझी। वहीं अगर मैं इसके प्रोमिनेंट थिंकर की बात करूँ इस थ्योरी के, तो हमें डिफेंसिव न्यू रियलिज्म का आइडिया बेसिकली केनेथ वॉल्स की राइटिंग में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैक स्नाइडर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं न्यू रियलिज्म के। इनकी भी राइटिंग में हमें डिफेंसिव न्यू रियलिज्म का आइडिया देखने को मिलता है। अगर इस डिफेंसिव न्यू रियलिज्म को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो केनेथ वॉल्स इस डिफेंसिव न्यूरलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल देते हैं, जहां पर 1945 से लेकर 1990s तक की जो यूएस और यूएसएसआर के बीच की जो सिचुएशन होती है उसको वो डिफेंसिव न्यूरलिज्म के टर्म में डिफाइन करते हैं। और कहते हैं एट दैट टाइम इस एनार्कियल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में 2 सुपर पावर्स थी, जिस वजह से वर्ल्ड में एक बाइपोलर सिस्टम बन गया था। और ये जो बाइपोलर सिस्टम था वो एक स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम वर्ल्ड में क्रिएट कर रहा था, जहाँ पे ये दोनों सुपर पावर्स कंटिन्यूसली अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन कर। और अगर हम कोल्ड वॉर के सिचुएशन को ध्यान से देखें तो ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में डिटरेंस भी क्रिएट कर रही थी। तो इस तरह केनेथ वॉल्स अपनी राइटिंग में कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल के थ्रू इस डिफेंसिव न्यू रियलिज्म के आइडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब हम ऑफेंसिव रियलिज्म का आइडिया समझने की कोशिश करेंगे, जिसके प्रोमिनेंट स्कॉलर के रूप में हम जॉन मेयरशाइमर को देखते हैं, जिन्होंने अपनी राइटिंग ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में इस आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि इस इंटरनेशनल एनार्की में जो ग्रेट पावर हैं वो राइवल पावर के कॉम्पिटिशन में अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ताकि वो स्टेट वर्ल्ड में अपनी हेजेमनी क्रिएट कर सकें। अकॉर्डिंग टू मेयरशाइमर, स्टेट्स जो हैं वो रिविजनिस्ट पावर के फॉर्म में बिहेव करते हैं। रिविजनिस्ट पावर का मतलब होता है जब स्टेट वर्ल्ड की स्टेटस को की जो सिचुएशन है वर्ल्ड की, उसको चैलेंज करने लगते हैं या चैलेंज करने की लगातार कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी चाइना वर्ल्ड में रिविजनिस्ट पावर है, वो लगातार जो है वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर रहा है, ताकि वो यूएस की जो स्टेटस को की जो पोजीशन है पिछले 30 सालों से, उसे चैलेंज कर सके।
तो इस तरह हम देखते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म में स्टेट को एज अ पावर मैक्सिमाइजर डिफाइन किया जाता है। और इस तरह ऑफेंसिव न्यूरलिज्म की थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि स्टेट्स जो हैं वो लगातार पावर को एक्वायर करना चाहते हैं ताकि वो वर्ल्ड में अपना डोमिनेशन और हेजेमनी इस्टेब्लिश कर सकें। इसके पहले हमने डिफेंसिव न्यूरलिज्म में पढ़ा था कि स्टेट जो हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होते हैं, लेकिन ऑफेंसिव रियलिज्म जो है वो डिफेंसिव रियलिज्म का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर ऑफेंसिव रियलिज्म स्टेट को एज अ पावर मैक्सिमाइजर देखता है, ना कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। आगे ऑफेंसिव रियलिज्म इसको एक्सप्लेन करता है और कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का एनार्किक नेचर है, यही एनार्किक नेचर स्टेट्स को कंपेल करता है कि वो अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करें ताकि जो स्टेट्स हैं वो वर्ल्ड में एक सुपीरियॉरिटी की पोजीशन को स्टैब्लिश कर पाएँ। और इस तरह हम देखते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट का अल्टीमेट गोल होता है पावर को मैक्सिमाइज करना ताकि वो स्टेट अपनी हेजेमनी पोजीशन को इंश्योर कर सके वर्ल्ड में। तो आई होप आपको ऑफेंसिव और डिफेंसिव न्यूरलिज्म का ये जो आइडिया है वो समझ आया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि डिफेंसिव न्यूरलिज्म में जो स्टेट होते हैं उसको एज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर डिफाइन किया जाता है, मतलब स्टेट का अल्टीमेट गोल वहाँ पे सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना होता है, जबकि ऑफेंसिव न्यूरलिज्म में स्टेट का अल्टीमेट गोल होता है पावर को मैक्सिमाइज करना ताकि वो एक हेजमन पोजीशन वर्ल्ड में स्टैब्लिश कर पाए। बस इतना डिफरेंस है ऑफेंसिव और डिफेंसिव न्यूरलिज्म में। इसको मैं अभी एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। अब हम ऑफेंसिव रियलिज्म की आइडिया को राइज ऑफ चाइना के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम चाइना की बात करें तो लास्ट 30 ईयर से चाइना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली ग्रो कर रहा है और इन 30 ईयर्स में चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिस्ट में खुद को शामिल भी कर लिया है। और अगर मैं चाइना की वर्ल्ड में पोजीशन की बात करूं तो वर्ल्ड में जितने भी बड़े इवेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, वहाँ पे चाइना एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। और ओवर द टाइम हमने देखा है कि चाइना अपनी मिलिट्री डोमिनेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ये सब पर बहुत काम कर रहा है। एट द सेम टाइम वो वर्ल्ड के डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर मिलिट्री बेसिस स्टैब्लिश कर रहा है, नेवल बेसिस स्टैब्लिश कर रहा है। इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल हमें जिबूती में देखने को मिलता है, जहाँ पे चाइना ने रिसेंटली नेवल बेस स्टैब्लिश किया है। और अगर हम डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो या मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना अपने डिफेंस और मिलिट्री पावर को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, चाहे वो नेवल पावर हो या टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हो या कैपेबिलिटी की बात हो, वो सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली एक्वायर कर रहा है और वर्ल्ड में एक पोजीशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर मैं चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करूं तो वर्ल्ड में उसकी 3rd पोजीशन है आफ्टर यूएस एंड रशिया। अगर चाइना की मिलिट्री बजट की बात करूं तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि 1989 के बाद से इसका जो ग्राफ है मिलिट्री बजट का, वो यूएस डॉलर में देखा जाए तो कितना ऊपर की ओर जा रहा है। और ये सारे फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना एक राइजिंग पावर है, चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है जो कंटिन्यूसली वर्ल्ड में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपनी पावर और कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो इस रीजन में अपनी हेजेमनी क्रिएट कर सके और वो कंटिन्यूसली अपने पावर को मैक्सिमाइज कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, स्ट्रैटेजिक पावर हो, ताकि वो वर्ल्ड में यूएस के हेजेमन को चैलेंज कर सके। तो इस तरह हमने चाइना के एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे स्टेट्स जो होते हैं वो अपने पावर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं ताकि वो वर्ल्ड में अपनी हेजेमन पोजीशन को स्टैब्लिश कर सकें। तो इस तरह हमने ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म के आइडिया को एग्जाम्पल के थ्रू समझा। आई होप आपको ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म का आइडिया समझ आया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे ये वीडियो बनाने में, एक वीडियो 10 मिनट का बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, आप लोगों के लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक किया करिए और मुझे बताया करिए कि क्या इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं ताकि इस वीडियो को और अच्छा बनाया जा सके। एंड कीप कमेंटिंग, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।